हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल ह्यूमन वैल्यूज़ का टेक्निक जो है यूनिट 4 लेकर आए हैं आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस हैव अ ग्लांस ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस ऑफ दिस यूनिट। तो होल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस पहला ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन नेचर एंड इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, रिसाइकिलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन का क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व ऑफ म्यूचुअली इंटरैक्टिंग यूनिट इन ऑल द परसेसिव space, holistic perception of harmony at all levels of existence। इननेटनेस का क्वेश्चन एक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, और रिसाइक्लेबिलिटी का, और होल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। देखते हैं एग्जिस्टेंस क्या होता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, सभी को पता है। एग्जिस्टेंस का मतलब ये है, अगर हम इसे ब्रीफली डिफाइन करें, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड आई, जो हमारी खुद के बारे में, अपने अंदर के बारे में। आई का मतलब अपनी कॉन्शियस को पढ़ना, कॉन्शियस की आवाज़ को, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, पहचानना। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी है। और अपने अस्तित्व को पहचानना। अस्तित्व का मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं, आपके यहाँ इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। देखिए, भगवान जब भी भेजते हैं हमें तो कोई ना कोई पर्पस से वो हर एक आदमी को भेजते हैं। उन्होंने हर आदमी की रचना, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े की भी रचना, यहाँ आने का उसका कोई ना कोई पर्पस है। और स्पेशली ह्यूमन बीइंग का तो एक बहुत बड़ा पर्पस है ना। तो एग्जिस्टेंस में हमें क्या करना होता है, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होता है। आप उसे और ब्रीफ और मतलब लेंथ में कर सकते हैं। अपने अस्तित्व को पहचानना होता है कि आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या अच्छाइयां हैं, आप किस तरह से अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी कमियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। नॉलेज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मानवीय आचरण की क्या नॉलेज है, नॉलेज गेन करनी है। अब मानवीय आचरण का नॉलेज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में पहचान पता होनी चाहिए, जस्ट और अनजस्ट के बीच में पहचान पता होनी चाहिए, प्योर और इम्प्योर के बीच में पहचान पता होनी चाहिए, एथिकल और नॉन एथिकल यानी नैतिक और अनैतिक के बीच में पहचान पता होनी चाहिए। तो ये जो एग्जिस्टेंस है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डायग्रामेटिकली आप प्रेजेंट करिएगा ये ऐसे करके, और उसके बाद जब भी आप ये कर लें तो और आगे इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह के चार्ट बना सकते हैं आप। एंड टू नो ऑल दीज विद द राइट अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट वी कॉल एग्जिस्टेंस। तो ये सेल्फ और आई के बारे में जानना, अस्तित्व के बारे में जानना, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन प्रिंसिपल्स के बारे में जानना, राइट अंडरस्टैंडिंग से जानना, ये हमारा एग्जिस्टेंस है। अब को एग्जिस्टेंस इन नेचर, हम लोग सभी लोग नेचर के साथ रह रहे हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि हमने नेचर के साथ अपने हार्मनी को डिस्टर्ब कर दिया है। क्यों? हम नेचर के साथ कहीं ना कहीं हमने जो है खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। हम नेचर को अपने उंगलियों पर नचाने लगे हैं, है ना। और परिणाम क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग आई, परिणाम क्या हुआ, एसिड रेन आई, परिणाम क्या हुआ, पॉल्यूशन क्रिएट हुआ। तो को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि हम नेचर में रहते हुए, आप जैसे मान लीजिए फैमिली में भी रह रहे हैं, तो फैमिली में इस तरह से रहिए कि बाकी लोगों का सह अस्तित्व बनाकर रखिए। आपका ही होना वहाँ पर पर्याप्त नहीं है, आपकी ही एक पर्सनैलिटी या एग्जिस्टेंस नहीं है, दूसरे लोगों का भी एग्जिस्टेंस बना रहे। तो को एग्जिस्टेंस इन नेचर का मतलब है देयर इज़ ए रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्री अमंग ऑल द एंटाइटीज़ इन नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। आप जब रह रहे हैं तो इस नेचर के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, तो देखिए आप ही नहीं रह रहे हैं, वहाँ पर और सारी एंटाइटीज़ भी हैं। एंटाइटीज़ का मतलब और सारी स्पीसीज़ भी हैं, प्रजातियाँ भी हैं, चाहे वो पशुओं की प्रजाति हो, चाहे वो क्या कहते हैं पक्षियों की प्रजाति हो, कीड़े मकोड़ों की प्रजाति हो, जलीय जीव जंतुओं की प्रजाति हो, या फिर एयर वाटर जैसे चीज़ों का अस्तित्व हो। तो जो इन सब प्रजातियों के साथ आपका एक संबंध है और आपकी एक पूरकता है, यानी आप और वो मिलकर एक समाज बनाते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते और वो उनका अकेले कोई अस्तित्व नहीं है, आप दोनों का मिलकर एक अस्तित्व है। तो कोएग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि हम अपने रिलेशनशिप को हारमोनियस बनाएं, किसके साथ? जो नेचर की दूसरी एंटाइटीज़ हैं उनके साथ। एवरी एलिमेंट नीड्स अदर वन, हर एलिमेंट, हम में से हर एलिमेंट एक दूसरे की आवश्यकता रखता है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है ना। हम क्या है? इनकम्प्लीट है।
और सब मिलकर एक दूसरे के साथ एक कंप्लीशन में आते हैं। तो कोएग्जिस्टेंस एक ऐसी स्टेट है इन विच 2 और मोर ग्रुप्स आर लिविंग टुगेदर वाइल रेस्पेक्टिंग देयर डिफरेंसेस। अब देखिए ये बहुत बहुत अच्छा है कि कोएग्जिस्टेंस एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर दो से ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं वो साथ साथ रह रहे होते हैं एक रूम में। 2 रूममेट रहते हैं या 3 रूममेट रहते हैं तो तीनों का अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन तीनों अपने अपने बेड पर रहते हैं और तीनों लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। किसी को खाना खाने का टाइम 12 बजे हो सकता है, तो किसी का पढ़ने का टाइम 1 बजे हो सकता है और उसका दूसरे का सोने का टाइम हो, तो आप टेबल लैंप जलाकर पढ़ सकते हैं, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर वन। तो यहाँ पर भी यही है कि कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये है जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा ग्रुप साथ साथ रह रहे हों, लेकिन दूसरे ग्रुप के अंतर को रिस्पेक्ट देते हुए, दूसरे लोगों को वैल्यू देते हुए, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग वन अनदर्स एक्सिस्टेंस, एक दूसरे के अस्तित्व को डिस्टर्ब किए बिना। रिजॉल्विंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स नॉन वायलेंटली, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होते हैं तो वो बिना वायलेंस के निपटा लिए जाएँ, पीसफुली निपटा लिए जाएँ। कैसे निपटा लिए जाएँ? पीसफुली रिजोल्यूशन कर लिया जाए म्यूचुअली एग्रीएबल वे में, जो दोनों को एग्रीएबल वे हो, जो दोनों जिस पर समान रूप से सहमत हों, ऐसा मिडवे, ऐसा बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। तो कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा ग्रुप एक साथ रहें लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, गिविंग प्रायोरिटी टू अदर वंस एग्जिस्टेंस, गिविंग प्रायोरिटी टू अदर वंस पर्सनैलिटी, विदाउट डिस्टर्बिंग any others privacy, है ना, without disturbing any others personality, and if there are any dispute तो that disputes must be resolved peacefully, non-violently, in mutually agreeable way. There should take out any midway in which both of the parties, both of the groups feel mutually cooperated, in which both of the parties may feel equally justifiable, equally treated। तो कोएग्जिस्टेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन न्यूमरस वेज। कोएग्जिस्टेंस को बहुत सारे वेज में डिफाइन किया जा सकता है। इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से चल जाएगा। डायग्राम बनाइएगा थोड़ा सा। टू एग्जिस्ट टुगेदर इन टाइम और स्पेस एंड टू एग्जिस्ट इन म्यूचुअल टॉलरेंस, एक साथ रहना और ना केवल एक साथ रहना बल्कि एक साथ आपसी टॉलरेंस के साथ रहना। आपसी टॉलरेंस का मतलब है सहन शक्ति के साथ रहना, एक दूसरे को सहना लेकिन खुशी खुशी सहना। टू लर्न टू रिकग्नाइज एंड लिव विद डिफरेंस, सबका अलग अलग अस्तित्व है लेकिन उस अस्तित्व को, उस डिफरेंस, सबके अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंसेस हैं। आपको खाना अच्छा लगता है, दूसरे को आपको गाजर खाना अच्छा लगता है, दूसरे को अमरूद खाना अच्छा लगता है। आपको सोना दिन में पसंद है, दूसरे को रात में सोना पसंद है। किसी को सुबह उठना जल्दी पसंद है, आपको हो सकता है रात को देर तक पढ़ना पसंद हो। तो इसमें हम कोएग्जिस्टेंस में क्या करते हैं कि हम रिकग्नाइज करते हैं एक दूसरे के डिफरेंसेस को और उसके डिफरेंस को पहचान कर अपने आप को मोल्ड करते हैं और उसके डिफरेंस को वरीयता देते हैं, वैल्यू देते हैं। To have a relationship between persons and groups in which none of the party is trying to destroy the other, ऐसा रिलेशनशिप रखना जिसमें कोई भी पार्टी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, एक दूसरे को बर्बाद नहीं कर रही है। फ्लरिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फ्लरिश कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को डेवलप कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, संसार पूरी तरह से विभिन्नताओं से भरा हुआ है। हर घर में 2 बच्चे हैं, दोनों सेम नहीं होते, है ना। तो देयर आर डिफरेंट नेशंस, बहुत सारे नेशन हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी समुदाय हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे विश्वास हैं। एग्जिस्टेंस की ब्यूटी कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड मैक्सिमाइज्ड इफ़ एवरीथिंग इज़ इन दिस वर्ल्ड इज़ इन हारमनी। ये जो एग्जिस्टेंस की महिमा है, गरिमा है, वो इसमें है कि सारे लोग, चाहे वो कितने भी लोग हों, कितने भी तरह के वैरायटी हो, डाइवर्सिटी में होते हुए भी यूनिटी होना, ये तो आपको भी पता है। डाइवर्सिटी में होते हुए भी एक दूसरे के साथ सब लोग हार्मनी में रहें, लय में रहें, संबंध बिगाड़े बिना रहें, एक सौहार्द के वातावरण में रहें, सौहार्द के वातावरण में रहें, एक मिलजुल कर रहें, म्यूचुअली कोऑपरेशन के साथ रहें। कैसे रहें? पीसफुल वे में रहें। सिम्बियोटिक्स कोएग्जिस्टेंस इज़ द की टू हार्मनी इन द वर्ल्ड। सिम्बियोटिक कोएग्जिस्टेंस यानी कि सिंक्रोनाइजेशन वाला कोएग्जिस्टेंस, जहाँ सब एक दूसरे के साथ सिनर्जी में हैं, जहाँ सब एक दूसरे के साथ जो है सिम्बियोटिकली बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। तो ऐसा जो वातावरण है, ये इस संसार में हार्मनी की है।
व्हाट इज़ हार्मनी इन नेचर। अब आगे बढ़ते हैं, हार्मनी इन नेचर क्या है। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, बिगर और स्मॉलर, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट टुगेदर, डायनामिक बैलेंस बिटवीन ऑल दीज यूनिट्स इज कॉल्ड हार्मनी। हार्मनी का मतलब ये है कि जो नेचर के सारे यूनिट हैं वो सारे जो है उनका सेल्फ रेगुलेशन होता रहे, वो चारों ऑर्डर्स जो है वो एक दूसरे को रेगुलेट करते रहें, यानी उनका निरंतरता चलती रहे, चाहे वो बड़े हों या छोटे, सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट, यानी कि जड़ हो या चेतन, जड़ हो या चेतन। देखिए सेंटिएंट और ये वाला भी आ सकता है एग्जाम में, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट हो, ये सब मिलकर रहें और इनमें बिगर और स्मॉलर में, और क्या कहते हैं, बिगर और स्मॉलर में और सेंटिएंट और इनसेंटिएंट में एक डायनामिक बैलेंस होना चाहिए। वी कैन सी दैट नेचुरल हार्मनी रेफर्स टू मेंटेनिंग हार्मनी ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। नीड ऑफ नेचुरल हार्मनी। अब नेचुरल हार्मनी की क्या ज़रूरत है। नेचुरल हार्मनी इज़ नेसेसरी टू सॉल्व द मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम नेचर के साथ हार्मनी में हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करेंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का, एसिड रेन का, ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है, जो क्षति हो रही है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संपदा है उसका बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, उससे भी हम बच जाएंगे। हार्मनी विद ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट। जब अगर हमने ट्रीज़ और फॉरेस्ट के साथ हार्मनी दिखाई तो दिस इज़ द सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा, जैसे एनर्जी सेव होगी, रिडक्शन ऑफ बिल्डिंग हीट का रिडक्शन होगा, सॉयल का कंजर्वेशन यानी मृदा का अपरदन होगा, रोकने से बचाएंगे हम, सूखा नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगी, फ्लड नहीं आएगी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम बचे रहेंगे। ट्रीज़ और फॉरेस्ट के साथ हार्मनी कैसे बनाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें और कम से कम काटें। नेचुरल हार्मनी इज़ एसेंशियल टू बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है तो नेचुरल हार्मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल हार्मनी इंश्योर्स द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल लिविंग स्पीसीज ऑफ द प्लानट अर्थ। देखिए नेचुरल हार्मनी की ज़रूरत क्या है। अगर व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेचुरल हार्मनी आ गया तो एक तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। एक ये है कि नेचुरल हार्मनी क्यों ज़रूरी है, ये हमारे सभी ह्यूमन बीइंग्स की क्या चीज़, हेल्थ और वेलबींग को सुनिश्चित करती है, यानी स्वास्थ्य और वेलबींग का मतलब सलामती को सुनिश्चित करती है, और सारी लिविंग स्पीसीज़ की, इस अर्थ पे रहने वाले सभी जो सजीव क्रीचर हैं, प्राणी हैं, उनकी सलामती भी जो है ये सुनिश्चित करती है। नेचुरल हार्मनी, हाउ यू विल क्रिएट इट। नेचुरल हार्मनी को क्रिएट कैसे करेंगे। नेचुरल हार्मनी को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अगर हम नेचुरल हार्मनी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो आदमी के अंदर पाश्विक मानसिकता है, एनिमल कॉन्शियसनेस है, उससे हमें मानवीय मानसिकता की तरफ बढ़ना होगा, ज्ञान वाली अवस्था की तरफ बढ़ना होगा। अब जब एनिमल कॉन्शियसनेस होती है तो हमारे अंदर सही और गलत का ध्यान नहीं रहता है, यही तो होता है, हमारे अंदर अच्छे और बुरे का, राइट और रॉन्ग का ध्यान नहीं रहता है, हमारे को जस्ट और अनजस्ट का ध्यान नहीं रहता है। तो उस पाश्विक मानसिकता से निकलकर हमें मानवीय मानसिकता की तरफ आना है, ज्ञान अपने अंदर लाना है, राइट अंडरस्टैंडिंग लानी है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके अपने कमियों को जानना है। तो अगर हम नेचुरल हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं तो यही एकमात्र इलाज है कि वी हैव टू मूव फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। To create awareness among people through the inculcation of human values, conducting seminars and workshop। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं, लोगों के अंदर उतार सकते हैं, यानी ह्यूमन वैल्यूज़ को उनके अंदर ला सकते हैं, और बहुत सारी सेमिनार, बहुत सारे वर्कशॉप भी आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा साम दाम दंड भेद वाला बात है, लॉ और पनिशमेंट भी इनैक्ट कराए जा सकते हैं, अवार्ड्स भी, इसके साथ साथ अवार्ड्स भी दिए जा सकते हैं जो नेचुरल हार्मनी को मेंटेन करे। तो उन लोगों के लिए जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हार्मनी, उनके लिए लॉ और पनिशमेंट आए, है ना, और अप्रिसिएशन और अवार्ड किसके लिए आए, जो इको फ्रेंडली हैं उनके लिए अवार्ड्स और अप्रिसिएशन आए। इसे भी चार्ट बनाकर लिख दीजिएगा। बीइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, अपने आप जागरूक हैं, अपने आप डिसिप्लिन्ड हैं, आत्म डिसिप्लिन है, किसी को और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिसिप्लिन में लाना है, सेल्फ गवर्नड हैं, आप संचालित हैं, है ना, सेल्फ गवर्नड हैं अगर आप,
तो हर व्यक्ति अगर ऐसा हो जाए समाज में कि वो जागरूक हो जाए, स्व जागरूक का मतलब खुद से ऑटोमेटिकली जागरूक हो जाए, स्व अनुशासित हो जाए, स्व प्रेरित हो जाए, है ना। तो देखिए ये हिंदी के वर्ड है, ये आप कैच कर लीजिएगा, स्व जागरूक, स्व अनुशासित, स्व प्रेरित हो जाए, स्व संचालित हो जाए, तो आराम से हम नेचर के साथ हार्मनी डेवलप कर सकते हैं। फोस्टरिंग नेचर में बी टेकन एज ए हॉबी, नेचर को फोस्टर करना, नेचर को डेवलप करना, गार्डनिंग करना, नेचर की रखवाली करना भी एक हॉबी की तरह भी लिया जा सकता है। दिस एक्चुअली इज़ कॉन्टेजियस, ये बात जो है वो एक कॉन्टेजियस है, संक्रामक है, यानी कि एक को देखकर दूसरा और दूसरे को देखकर बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों को देखकर अन्य लोग भी इसमें आकर्षित होंगे और फिर समाज का ढांचा ही बदल जाएगा। अब आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचर एंड स्पेस। देखिए नेचर जो है वो लिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है, एयर वाटर ये सब अनलिमिटेड है, नेचर थोड़ा सा लिमिटेड है। नेचर एक्टिव होती है, स्पेस जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता। नेचर एंटाइटीज़ कैन बी एनर्जाइज्ड, नेचर की प्रजातियों को हम एनर्जाइज्ड कर सकते हैं, जबकि एनर्जी इन स्पेस इज़ ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, जबकि स्पेस की एनर्जी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। नेचर के जो एग्जाम्पल हैं वो 4 ऑर्डर्स हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जबकि स्पेस के एग्जाम्पल ये आप देखिए, डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन इस तरह से पार्टीशन करके लिखिएगा, एक जब डिफरेंस खत्म हो जाए तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर दूसरे डिफरेंस में फिर ऐसे करके इस तरह से करिएगा। स्पेस के एग्जाम्पल हैं स्टार्स, सन, मिल्की वे, स्काई, है ना, ये सब। स्वत, इननेटनेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्नेटनेस का मतलब क्या है? एज ओरिजिनेटिंग इन और डिराइव्ड फ्रॉम द माइंड। इन्नेटनेस का मतलब है कि या तो ये चीज़ आपके अंदर खुद से संचालित हो रही है या फिर आपने अपने माइंड से इस चीज़ को जनरेट करा है। इट इज़ प्रेजेंट इन इंडिविजुअल बाय बर्थ। ये जो इन्नेटनेस की प्रवृत्ति है ये हर एक आदमी में बर्थ से रहती है। इन्नेटनेस इज़ द क्वालिटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। इन्नेटनेस की जो क्वालिटी है वो ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी तत्व से छीनी नहीं जा सकती, अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसके अंदर इनबिल्ट रहती है, इनबिल्ट रहती है, इन्नेट रहती है। इन्नेट का मतलब जन्म से ही जन्मजात होती है ये। When we identify our innateness, जब हमें अपनी इन्नेटनेस का पता चल जाता है तो हम इस बात में डिफरेंस कर पाते हैं कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी रियली वांट टू बी, अभी हम क्या हैं और हम अल्टीमेटली क्या बनना चाहते हैं। तो इन्नेटनेस एक ऐसा ट्रेन है जो हमारी जर्नी को लेकर जाता है व्हाट वी आर से व्हाट वी रियली वांट टू बी की तरफ। ईच यूनिट इन एग्जिस्टेंस हैज़ इट्स इन्नेटनेस। हर यूनिट जो भी एग्जिस्टेंस में है नेचर में, उसकी अपनी इन्नेटनेस है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इन्नेटनेस का मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और हम इस इन्नेटनेस को धारणा भी कहते हैं। तो देखिए इन्नेटनेस की जगह अगर धारणा आ जाए ना तो भी डिस्टर्ब मत होइएगा, इन्नेटनेस का मतलब धारणा है। धारणा का मतलब ही है कि जो धारण करना। घटनाशील, घटनपूर्ण, क्रियापूर्णता, आचार्यपूर्णता। घटनाशील क्या है? इट रेफर्स टू द मटेरियल यूनिट। घटनाशील का मतलब है ये मटेरियल यूनिट होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं और चेंज करा जा सकते हैं, ये बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। घटनापूर्ण, ये इसमें वो यूनिट आते हैं जो सेंटिएंट हैं, जो जड़ हैं, जो ट्रांसफॉर्म नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। स्टोन है तो वो स्टोन में ही रहेगा। दे आर कंप्लीट इन कंपोजिशन, वो पहले से ही अपने कंपोजिशन में कंप्लीट होते हैं, उनमें कोई अपूर्णता नहीं होती, इसीलिए वो घटनापूर्ण है, इसीलिए उनको घटनापूर्ण कहा गया है। क्रियापूर्णता, इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो है इसका क्रियापूर्णता का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में राइट अंडरस्टैंडिंग की भरपूरता हो जाती है, राइट अंडरस्टैंडिंग 100% डेवलप हो जाती है, तो वो क्रियापूर्णता की स्टेज में आ जाता है। आचरण पूर्णता, इट इज़ द एबिलिटी टू लिव विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जब आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से रहने की योग्यता आपके अंदर आ जाती है तो वो आचरण पूर्णता है। और देखिए थोड़ा सा अंतर है क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता में। क्रियापूर्णता में क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग का 100% नॉलेज हो जाना, भान हो जाना, आभास हो जाना, है ना। और जब उस राइट अंडरस्टैंडिंग से आदमी रहने लगता है, यानी कि उस राइट अंडरस्टैंडिंग को वो इम्प्लीमेंट अपने जीवन में लागू करने लगता है पूरी तरह से, तो वो आचरण पूर्णता की स्थिति होती है। यूनिट एंड स्पेस के बीच में अंतर तो हमने पढ़ा दिया है, इसे नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है दोबारा से।
ये नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है। द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड प्रायोरिटी पर ले लीजिएगा। सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में हैं, लिविंग और नॉन लिविंग स्टेट में हैं, वो इस यूनिट नेचर में कलेक्टिवली टर्म्ड होते हैं, और इस अदर वर्ड्स में एग्रीगेट of all the mutually interacting unit, big or small, sentient, insentient, together can be called nature। ये जो सारे लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में जो भी हैं, या जो लिविंग और नॉन लिविंग हैं, इनको एक साथ मिलाकर हम नेचर कह सकते हैं। अदर वर्ड्स में अगर हमें कहना हो, तो अगर हमें बढ़ा चढ़ा कर कहना हो, तो म्यूचुअली इंटरैक्टिंग यूनिट्स, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जड़ हों या चेतन, वो सब एक साथ मिलकर नेचर का निर्माण करते हैं। ये यूनिट जो है इन्फिनिट इन नंबर, बहुत ज़्यादा हैं। इन्फिनिट का मतलब असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। इन्फिनिट नहीं समझ में आए तो अनलिमिटेड लिख लीजिएगा। ये इन्फिनिट हैं, अनलिमिटेड हैं। एंड वी कुड इजीली ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट डायनामिक बैलेंस, और इन सारे ही यूनिट में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है, सेल्फ रेगुलेशन है। एक दूसरे को सब फलते फूलते, मतलब एक दूसरे का सब रेगुलेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को सब संचालित कर रहे हैं, स्वसंचालन है। 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। अब मटेरियल ऑर्डर की बात करते हैं। बिग मास ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, gigantic water bodies like oceans, seas, high mountains, deep rivers, है ना, atmosphere above, heap of metals and minerals below, dense gases, fossil fuels, जो सरफेस, अर्थ की सरफेस में है, ये सभी मटेरियल यूनिट या पदार्थ अवस्था में आते हैं। मटेरियल यूनिट को क्या कहते हैं? पदार्थ अवस्था भी कहते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए, इसमें देखिए चार्ट बनाकर लिख दो। बहुत सारी, कॉन्टिनेंट का मतलब महासागर, गिगेंटिक का मतलब बहुत बड़ी, विशालकाय वाटर बॉडीज़ जैसे कि समुद्र, महासागर, है ना, ओशियन का मतलब महासागर, समुद्र, हाई माउंटेन, डीप रिवर, एटमॉस्फियर, ऊपर का जो एयर वाटर है, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जीवाश्म फ्यूल का मतलब ईंधन, डेंस गैसेस, ये घनी गैसेस, ये सब पदार्थ अवस्था की मानी जाती हैं। इनफैक्ट इफ वी लुक अराउंड बियॉन्ड द अर्थ, द मटेरियल ऑर्डर इज विजिबल इवन इन फॉर्म ऑफ स्टार्स, प्लानट्स, मून्स एंड सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। तो अगर हम इससे अलग हटकर देखें तो बहुत सारे स्टार्स जो हैं, तारे, सन, अर्थ, ये सब सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ भी इसी में आती हैं। प्राणिक ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर को प्लांट ऑर्डर भी बोलते हैं। यानी our land mass is covered with grass and small shrubs and they form the lining of the entire soil। हमारी अर्थ जो है, विशालकाय अर्थ जो है, वो पूरी तरह से ग्रास से और छोटे छोटे जड़ी बूटियों से, श्रब से भरी हुई है, घिरी हुई है। और पूरे जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, ये जो है ओशियन, और ये जो फ्लोरा एंड फाना है, ये सारा जो है ओशियन है, ये सारा जो है प्राणिक ऑर्डर होता है। इसको बायो ऑर्डर भी बोलते हैं, प्लांट ऑर्डर भी बोलते हैं, और प्राण अवस्था बोलते हैं, क्योंकि पौधे आपको पता है ना क्या देते हैं, हमें प्राण देते हैं। तो ये प्राण अवस्था हो गई, ठीक है। एनिमल ऑर्डर में क्या आते हैं? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, अदर क्रीचर्स। तो ये थर्ड बड़ा ऑर्डर है, इसको हम जीव अवस्था कहते हैं। हिंदी में भी याद रखिएगा। ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर को हम ज्ञान अवस्था बोलते हैं, नॉलेज ऑर्डर भी कह सकते हैं। ह्यूमन जो है वो सबसे छोटा ऑर्डर है, एंड उनको ह्यूमन ऑर्डर या ज्ञान अवस्था बोलते हैं। अब सबकी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, स्वभाव। मटेरियल ऑर्डर जो है वो छोटे छोटे यूनिट और पार्टिकल्स का मतलब कणों से मिलकर बनता है। तो ये जब ऑर्डर कलेक्टिवली जुड़ते हैं एक स्थान पर, तो ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी निर्माण करते हैं। कई छोटे छोटे कणों को मिला दिया जाए तो वो ईंट बन जाती है, कई छोटे छोटे कणों को बना दिया जाए तो जो है वो एक रिंग बन जाती है। गोल्ड के छोटे छोटे कणों को बना दिया जाए तो रिंग बन जाती है, ज्वेलरी बन जाती है। लेकिन जब ये पार्टिकल्स तोड़े जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं, और इस तरह से जो है इनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है? कंपोजिशन की और डिकम्पोजिशन की। यानी कि जब इनको कलेक्टिवली मिला दिया जाता है तो ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कंपोजिशन करते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब कंपोजिशन करते हैं।
और जब इन्हीं पार्टिकल्स को हम तोड़ा जाता है तो ये फिर बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इसका मटेरियल ऑर्डर का जो स्वभाव है वो क्या है, कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन। अगली बार मतलब चार्ट नहीं बना पाए हैं हम कमी के कारण से, लेकिन आप बना सकते हैं, हमने अच्छे से समझा दिया आपको। प्लांट ऑर्डर, अब प्लांट ऑर्डर क्या है, प्राणावस्था है। प्लांट ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक नर्चर करना है और वर्सन करना है। नर्चर का मतलब पोषण करना और वर्सन का मतलब बहुत ज़्यादा वर्स कर देना, यानी कि बिगाड़ देना। अब देखो बिगाड़ते कैसे हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम लिमिट में ली जाए, जैसे अगर दारू की ही बात करें, दारू को जब ब्रांडी की तरह लिया जाता है तो वो आपको नर्चर करती है, ठंड से बचाती है, पोषित करती है। लेकिन जब इसी को आप एक्सेस में ले लेंगे तो ये आपकी बॉडी को एकदम ख़राब कर देगी, वर्सन कर देगी, बिगाड़ देगी, आपके लीवर को एकदम डैमेज कर देगी। मैंने आपका एग्जाम्पल इसलिए लिया, अब देखना ये मत सोचना कि मैम कितनी गंदी हैं और वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेती हैं। मैं इसलिए ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि ये यूथ जनरेशन से बहुत रिलेट करते हैं, है ना। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, चाय ले रही हूँ बहुत सारी, मैं क्योंकि चाय की एडिक्टेड हूँ, तो अगर मैं 1 कप चाय लूँगी तो मेरे को जो है अच्छा रहेगा, मेरी बॉडी के लिए थोड़ा हील अप करेगा। लेकिन अगर मैं 10 दिन में 10-11 चाय लूँगी तो मुझे तो बिल्कुल वर्सन कर देगा, वो मेरे लीवर को भी ख़राब कर देगा। एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर का मतलब है जीव अवस्था, और जीव अवस्था का क्या स्वभाव है वो देख लेते हैं। जीव अवस्था एनिमल ऑर्डर नॉन क्रूअल्टी है और क्रूअल्टी है, क्रूरता और अक्रूरता। अब एग्जाम्पल देखते हैं, काऊ जो है वो एक नॉन क्रूअल्टी की भावना से रहती है, अक्रूरता की भावना से रहती है, बहुत ही शांत होती है। और जबकि टाइगर और लॉयन का जो नेचर देखा जाए वो क्रूअल्टी का शो करता है, क्रूरता, वो खा जाएंगे आपको। ह्यूमन ऑर्डर, जो सेल्फ का ह्यूमन ऑर्डर है उसकी जो मतलब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो परसीवरेंस की है, धैर्यता, है ना, धैर्य दिखाना। पेशेंस, ब्रेवरी, बहादुरता है उसकी। जेनरोसिटी, उदारता, है ना। परसीवरेंस, अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। परसीवरेंस का मतलब है ऑल एनकम्पासिंग सोल्यूशन इज़ टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब चारों लेवल पर एक दूसरे को समझना, है ना। ब्रेवरी का मतलब है कि आई एम रेडी टू हेल्प द अदर्स टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। जनरसिटी का मतलब है आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, माई बॉडी एंड वेल्थ टू हेल्प अदर्स। इन्नेटनेस, इन्नेटनेस का मतलब है वो क्वालिटीज़ विच आर इन्नेट टू द यूनिट, जो हर यूनिट में इन्नेट है। ये तो पढ़ा दिया, हाँ। हर एक यूनिट इन्नेटनेस रखता है, एक इंट्रिंसिक क्वालिटी रखता है, एक विशेष क्वालिटी रखता है जो उससे सेपरेट नहीं की जा सकती, है ना। हम इसी इन्नेटनेस को धारणा कहते हैं। और ये जो इंट्रिंसिकनेस है, ये जो इन्नेटनेस है, वो हर यूनिट की अलग अलग है। मटेरियल ऑर्डर, जब हम कोल को जलाते हैं और ये इसकी जलने के बाद ये ख़त्म हो जाता है तो कुछ राख बचती है और कुछ स्मोक जो बाहर निकलता है। इट इज़ नॉट दैट द बेसिक मटेरियल, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन कोल हैव सीज टू एग्जिस्ट। देखिए ये सब छोड़ दीजिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये आता है कन्फॉर्मेंस, ये अच्छा है। कन्फॉर्मेंस में देखिए हर यूनिट जो है किसी कन्फॉर्मेंस के प्रिंसिपल्स के साथ चिपका रहता है। तो कन्फॉर्मेंस में मटेरियल ऑर्डर का जो है 4 ऑर्डर हैं, ये तो आपको पता ही है। मटेरियल ऑर्डर का जो में जो चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं, सॉयल, वाटर, मेटल, ये पता ही है। तो इसका जो कन्फॉर्मेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस है, एक दूसरे को मिला दिया जाए तो एक ये कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन करता है। प्लांट और ट्रीज़ प्राणिक ऑर्डर में क्या आते हैं, प्लांट और ट्रीज़ आते हैं, और इनका सीड कन्फॉर्मेंस है, यानी उत्पत्ति इनकी सीड से हुई है। एनिमल ऑर्डर में एनिमल बर्ड्स आते हैं और ब्रीड कन्फॉर्मेंस है। ब्रीड का मतलब इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं। ह्यूमन ऑर्डर में ह्यूमन बींग्स आती हैं और इनका कन्फॉर्मेंस राइट वैल्यूज संस्कार पर कन्फॉर्मेंस है। मटेरियल ऑर्डर, द कंटिन्यूटी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द मटेरियल ऑर्डर इज प्रिजर्व थ्रू द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। टेक एग्जाम्पल ऑफ आयरन, हर आयरन का कन्फॉर्मेंस एटम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है आयरन का। कोई भी ऐसा एटम नहीं है आयरन का जो दूसरे एटम की तरह से अलग हो। हर एटम का जो हर एटम है आयरन का वो एक दूसरे से मिलता हुआ होगा ना, कोई भी ऐसा एटम नहीं होगा जो एक दूसरे से अलग हो। आयरन का एटम है तो वो सारा मिलता हुआ होगा, तो इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस कहते हैं।
जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरी गैसेस, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ देम कन्फॉर्म टू, ये सारे एक दूसरे से कन्फॉर्म होते हैं और ये दूसरे ये जो है अपने तरह के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जैसे होते हैं, तो इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस कहते हैं। प्लांट ऑर्डर, ए नीम सीड विल ऑलवेज स्प्राउट ए नीम प्लांट। अब अगर नीम सीड लगाया है तो वो हमेशा नीम के प्लांट में ही स्प्राउट होगा, अंकुरण उसका इस नीम के प्लांट में होगा। ऐसा नहीं है कि नीम का प्लांट लगाया और आम का पेड़ उगाया और हमें ये सब पता है, इसकी पत्तियाँ, फ्रूट्स, टेस्ट है, कलर है लीव्स का, ये सब जो है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है हमें? नीम प्लांट की उसके बीज से मिली है। इसीलिए जो है हम कहते हैं एज द सीड दस द प्लांट। अगर ये वाला क्वेश्चन देखिए इस तरह से भी आ सकता है तो आप यही आंसर लिखेंगे, है ना, कन्फॉर्मेंस वाला, है ना, ये वाला आंसर ऐसे भी आ सकता है, एज द सीड सो द प्लांट। तो ये कन्फॉर्मेंस का आएगा, ये आ सकता है। इस बार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बार बार मेरे मन में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या है कि क्योंकि हमें नीम के पेड़ के बारे में जितनी भी जानकारी मिलनी थी, जैसे कि इसके फ्रूट्स कैसे होंगे, इसकी पत्तियां कैसी होंगी, लीव्स कैसे का टेस्ट क्या होगा, कलर का कैसा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? नीम के पेड़ के बारे में उसके बीज से मिली। इसीलिए हम कहते हैं द प्लांट इज़ ऑलवेज एज द सीड, जैसा प्लांट होगा वैसा ही सीड होगा, एज द सीड डस द प्लांट, जैसा बीज होगा वैसा ही प्लांट होगा। तो इसीलिए जो प्लांट की कन्फॉर्मेंस है वो क्या है? सीड कन्फॉर्मेंस है। एनिमल ऑर्डर, वी सी दैट ए काऊ इज़ ऑलवेज ए काऊ, हम देखते हैं काऊ हमेशा काऊ की तरह होती है, डॉग हमेशा डॉग की तरह होता है। जो एनिमल कन्फॉर्मेंस टू देयर लीनेज, लीनेज का मतलब वंश। एनिमल जो है वो अपने वंश से मिलते हुए होते हैं। कभी भी गाय जो है वो शेर के बच्चे को जन्म नहीं देती, कभी भी शेर का बच्चा बिल्ली के बच्चे को जन्म नहीं देता। हाउ एनिमल्स आर, देयर बिहेवियर इज़, एनिमल कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये कैसे क्या किस पर डिपेंड करता है? उनके लिनेज पर, जिससे वो बिलोंग करते हैं, उनके वंश पर डिपेंड करता है, कौन से वंश से वो आते हैं। इसीलिए हम एनिमल की कन्फॉर्मेंस ब्रीड कन्फॉर्मेंस है ना, वंश कन्फॉर्मेंस, उनकी प्रजाति कन्फॉर्मेंस है। ह्यूमन ऑर्डर, वी कैन सी दैट ह्यूमन आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर लिनेज और रेस। ह्यूमन जो है वो अपने रेस और लिनेज के अनुसार नहीं होता एनिमल की तरह। वी मे पिक समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स एज वी ग्रो अप, हम हो सकता है कुछ चीज़ें अपने माँ बाप से लें जब हम बड़े हो जाएं, लेकिन हम कई मामलों में उनसे अलग हो सकते हैं। एक डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर नहीं बनता, एक क्रिमिनल का बेटा हमेशा क्रिमिनल नहीं बनता, हो सकता है वो बहुत अच्छे विचारों वाला बने। वी ह्यूमन आर अकॉर्डिंग टू आवर इमेजिनेशन, हम मानव लोग अपनी इमेजिनेशन के अनुसार, अपनी डिज़ायर के अनुसार, अपने थॉट्स के अनुसार और सिलेक्शन ऑफ आई के अनुसार बनते हैं, जिसको हमने आई का सिलेक्शन का मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनते हैं। और ये जो है ये राइट अंडरस्टैंडिंग, ये आई, ये कहाँ से आता है? हमारी पास्ट मेमोरीज से आता है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है, मीडिया से मिलता है और एनीवेयर और बाकी जगह से मिलता है। तो एज हम ये भी कहते हैं एज द एजुकेशन सो द ह्यूमन, जैसी एजुकेशन होगी वैसा ही ह्यूमन बनेगा, उसी के हिसाब से उसके डिज़ायर, थॉट और सिलेक्शन डेवलप होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि जैसी हमारी शिक्षा वैसे ही हम बनेंगे और वो शिक्षा हमारे जो है डिज़ायर, थॉट्स और सिलेक्शन को फॉर्म करेगी, गवर्न करेगी। तो ये क्या है, इस सब को हम क्या कहते हैं? डिज़ायर, थॉट और सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? संस्कार। इसीलिए जो हमारी कन्फॉर्मेंस है वो संस्कार कन्फॉर्मेंस है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या है? ये क्वेश्चन सेकेंड प्रायोरिटी पर बताया है आपको। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि हर यूनिट जो है 4 ऑर्डर्स एक दूसरे से रिलेट हैं और एक दूसरे को एनरिच कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? ये लेकिन एक बहुत ख़राब बात यह है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट तीनों ऑर्डर्स में तो दिख जाता है, मनुष्य किसी भी ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर रहा। सॉयल प्लांट का इंटरेक्शन आपको मिल जाता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बारे में, एनिमल बर्ड्स एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन ऑर्डर अभी भी ऐसा नहीं कर रहा, राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण। क्यों नहीं कर रहा? राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण। कैसे नहीं कर रहा वो भी बता देती हूँ। देखिए, हम लोग अगर बात करें तो मटेरियल ऑर्डर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एयर को जितनी मिली है उसे पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है। हम पेड़ पौधों को इतना हमने मतलब नेचर के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है कि हमने हाइब्रिड प्रजातियां बनानी शुरू कर दी। हमने खाद, इतनी ज़्यादा कृत्रिम खाद का इस्तेमाल करा कि हमारी सब्जियां दूषित हो गई, टेस्ट चला गया, इंजेक्शन लगाने लगे हम सब्जियों में, है ना। और भी हम बहुत तरह से हम जो है प्राणियों को इतना मतलब बर्ड्स को इतना जो है हमने एनवायरनमेंट को इतना ख़राब कर दिया कि बर्ड्स आजकल देखने को ही नज़र नहीं आती। एनिमल की कई प्रजातियां तो जो है डिसअपियर हो चुकी हैं क्योंकि हमने खा के उन्हें ख़त्म कर दिया, शिकार करके उनको ख़त्म कर दिया। तो हम कहीं ना कहीं सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तीनों ऑर्डर को। अब देखते हैं तीनों ऑर्डर कैसे एक दूसरे को फुलफ़िल कर रहे हैं। मटेरियल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर के बीच में फुलफिलमेंट क्या है? मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट बायो ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ सॉयल, मिनरल एट्सेट्रा। मटेरियल ऑर्डर क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है पोषण? प्लांट और बायो ऑर्डर को किसके रूप में? सॉयल देता है, मिनरल देता है, एयर देता है, वाटर देता है ना। जबकि प्लांट ऑर्डर और बायो ऑर्डर क्या करता है? प्लांट ऑर्डर डिके हो जाता है, नष्ट हो जाता है और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स देता है और इस तरह से सॉइल को इनरिच करता है। जब बहुत सारे प्लांट मर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फॉसिल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो दोनों ऑर्डर इस तरह से एक दूसरे को कर रहे हैं ना। प्लांट हेल्प मूव द न्यूट्रिएंट। अब देखिए, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उतना जितना लिख दिया ये अपने आप में परफेक्ट है। बहुत छोटे आंसर दो, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एक ये भी दे लेना, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से जो है मटेरियल ऑर्डर को के मूवमेंट में सहायता करते हैं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। अब इसे देखते हैं। मटेरियल ऑर्डर आपको पता ही है कि प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। मटेरियल ऑर्डर जो है एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, फिशेस के लिए, वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए मूवमेंट देता है। कैसे देता है? वाटर, ऑक्सीजन, अदर गैसेस जो हैं वो दोनों के लिए ही ज़रूरी हैं, प्लांट हो या एनिमल हो। एट द सेम टाइम इसी तरह से एनिमल ऑर्डर क्या करता है? सॉइल को एनरिच करता है विद इट्स एक्सक्रेशा। अपने मल मूत्रों से इसे एनरिच करता है और ये जो एक्सक्रेशा है ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट ऑर्डर ने भी न्यूट्रिएंट देकर जो है मटेरियल ऑर्डर की रक्षा करी। प्लांट और बायो ऑर्डर जो है वो फूड देता है एनिमल, बर्ड को, फिशेस को, है ना। प्लांट ऑर्डर अब किस तरह से संरक्षित कर रहा है एनिमल ऑर्डर को? वो फूड दे रहा है ना। और एनिमल ऑर्डर कैसे मदद कर रहा है? एनिमल ऑर्डर जो है वो प्राणिक ऑर्डर को पॉलिनेशन करके, पराग के कण फैलाकर, फ्लावर्स के और बीजों को उड़ाकर, आपको पता ही है ना कि बहुत, अब जैसे केंचुआ है वो किस तरह से प्राणिक ऑर्डर की रक्षा करता है। तो सारे ऑर्डर एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। अब देखिए ह्यूमन ऑर्डर क्या कर रहा है। वी ह्यूमन हैज़ ए नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग दीज 3 ऑर्डर्स। हमारे अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम इन सारे ऑर्डर्स को फुलफ़िल करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑर्डर फॉर सॉयल एंड मिनरल। हम मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं, हमें सॉयल भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, मेटल भी चाहिए, बट ओनली एंड अप पॉल्यूटिंग द सॉयल। लेकिन हम क्या करते हैं? लास्ट में सॉयल को पॉल्यूट कर देते हैं, फॉसिल फ्यूल को डिप्लीट कर देते हैं, उनकी क्षति कर देते हैं और हमने सबको अस्त व्यस्त कर रखा है। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए और होल्ड टुगेदर लार्जर इकोसिस्टम। हम किसी ना किसी तरह से इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने मल्टीपल स्पीसीज़ ऑफ प्लांट एंड हर्ब, हमने पौधों की और हर्ब्स की बहुत सारी प्रजातियों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वी आर डिपेंडेंट, हम एनिमल के ऊपर डिपेंड हैं अपना प्रोडक्शन कराने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दूध के लिए, फल दूध के लिए, है ना, सब के लिए। लेकिन हमने क्या है? बहुत सारी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट यानी कि मतलब लुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। और हम अब आज किस रूप में जाने जाते हैं? आवर क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। हम एनिमल्स के प्रति अपनी क्रूरता के कारण जाने जाते हैं। वी दस सी दैट द 3 ऑर्डर्स बिसाइड द ह्यूमन ऑर्डर आर इन हार्मनी। हमने इस तरह से देखा कि ह्यूमन ऑर्डर के अलावा तीनों ऑर्डर एक दूसरे को रिसाइकलेबिलिटी कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन ऑर्डर हैज़ नॉट इवन अंडरस्टूड इट्स ओन नीड्स प्रॉपरली। हमने अपनी नीड को ही नहीं पहचाना है, ना ही हम जो है हारमोनियस वे में अपनी नीड को फुलफ़िल करते हैं। इसीलिए हम सबको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं।
और इस हार्मनी का डिस्टर्बेंस क्या, इस डिसहार्मनी का क्या प्रभाव हुआ है, इस डिसहार्मनी का ये इफ़ेक्ट हुआ है कि अब हमारी लाइफ्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गई हैं, हमें बहुत सारी डिजीज़ होने लगी हैं, हमारे स्वास्थ्य में डाउनफॉल आने लगा है। रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ टू रियलाइज़ दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट। हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है इस म्यूचुअल फुलफिलमेंट को रियलाइज़ करना, महसूस करना, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। ये जो है टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअल, हमें ये समझना होगा कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट नेचर में इनहेरेंट है, पहले से ही है, हमें इसे क्रिएट नहीं करना है, पहले से ही है, बस हमें समझना है। टू लिव अकॉर्डिंगली, इसी अनुसार रहने के लिए, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ रहने के लिए हमें चारों ऑर्डर्स को म्यूचुअली फुलफिलमेंट करना होगा। रिसाइक्लेबिलिटी क्या है? इफ़ ड्यूरिंग ए प्रोसेस ए मटेरियल यूनिट इन नेचर ट्रांसफॉर्म्स एंड फाइनली कम्स बैक टू इट्स सेम फॉर्म, इट्स कॉल्ड रिसाइक्लेबिलिटी। अगर किसी भी प्रोसेस में एक मटेरियल यूनिट नेचर में परिवर्तित होता है लेकिन फिर अपने उसी फॉर्म में वापस आ जाता है, तो इसी को रिसाइक्लेबिलिटी कहते हैं। कैसे? साइकिल ऑफ वाटर को लीजिए, इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है, पर्सिपिटेटिंग बैक टू वाटर, और फिर इसी तरह से ये क्या है, वेदर फिनोमेना बनता है। आप सभी को पता होगा, इस साइंस के स्टूडेंट हैं। ऑक्सीजन का साइकिल, नाइट्रोजन का साइकिल रिसाइक्लेबिलिटी के दूसरे एग्जाम्पल हैं। सेल्फ रेगुलेशन, ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बाय देमसेल्व्स इन ए म्यूचुअली फुलफिलिंग मैनर। अभी हमने पहले ही पढ़ा कि एनिमल और प्लांट्स की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्टेंस में रहती हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिलमेंट में जो है आगे बढ़ाती हैं। इसी को सेल्फ रेगुलेशन कहा गया है। पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बर्ड्स आर रेगुलेटेड इन सच ए वे दैट ऑल द ब्रीड्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। हमने एनिमल और प्लांट की पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ती है, बर्ड्स की इस तरह से रेगुलेट होती है, इस वे में रेगुलेट होती है कि सभी की ब्रीड कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहें। ठीक है। अब राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग स्पेस। स्पेस पर एक नोट लिखना है। स्पेस कैन बी डिफाइंड एज एन अनलिमिटेड एंटाइटी। स्पेस एक अनलिमिटेड एंटाइटी है, एक यूनिट नहीं है, इसको छुआ नहीं जा सकता, स्मेल नहीं किया जा सकता, सीन देखा नहीं जा सकता। स्पेस हर जगह एग्जिस्ट करता है, बस इतना ही लिख दीजिएगा। स्पेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन विद अनदर ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं, वैसे उतना ही बहुत है। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक इन ह्यूमन वैल्यूज रेफर्स टू एन अप्रोच दैट कंसिडर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन दीज वेरियस एंटाइटीज़। होलिस्टिक का मतलब है एक ऐसी अप्रोच जो कंसीडर करती है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे जो पक्ष हैं उसकी एक दूसरे से इंटरकनेक्टिविटी दिखाती है, और इन डिफरेंट एस्पेक्ट का क्या प्रभाव होता है दूसरी प्रजातियों पर, ये दिखाती है। होलिस्टिक अप्रोच वी सजेस्ट दैट द मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज वी यूज्ड मस्ट बी इको फ्रेंडली। हम ये कह सकते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि वो जो मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच से मतलब ये भी है कि वो प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी जो हमने अडॉप्ट करी है वो नेचर के साथ कंपैटिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, नेचर के साथ उसका तालमेल होना चाहिए। सेंटिएंट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। जड़ तत्व, जड़ पदार्थ। टर्म सेंटिएंट बीइंग इट ट्रांसलेटेड फ्रॉम वेरियस संस्कृत टर्म्स जंतु, बाहु, जन, जगत, सत्व। Conventionally refers to the mass of living things subject to illusion, suffering and rebirth। तो ये कन्वेंशनली रेफ़र करती है लोगों के उस भीड़ को संबोधित करती है जिसमें छल है, सफरिंग है, रीबर्थ है। एनी मटेरियल विच इज़ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड सेंटिएंट मटेरियल। सेंटिएंट मटेरियल कैन डिटेक्ट देयर स्टेट एंड चेंज देयर बिहेवियर्स। एग्जाम्पल प्राणिक ऑर्डर। इन सेंटिएंट मटेरियल में कोई सेंसेशन नहीं होता, ये जड़ है, वो चेतन है। जिसमें कोई एनिमेशन, फीलिंग, सेंसेशन नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होती। कॉस्मिक ऑब्जेक्ट, एक्टिव को एग्जिस्टेंस, पैसिव, ये सब नहीं है, इंपॉर्टेंट है। रिसाइक्लेबिलिटी पहले ही पढ़ लिया है। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट था। आई होप यू विल लाइक द यूनिट। Thank you so much for watching the video. Have a nice time.